आज हम एक ऐसे नाम की कहानी में उतर रहे हैं जो दिल्ली के क्राइम वर्ल्ड का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एक ऐसा शख्स जो कथित तौर पर तिहाड़ जेल की दीवारों के पीछे से एक पूरी की पूरी क्रिमिनल सल्तनत चलाता है। ये कहानी है नीरज बवाना की। तो चलिए कहानी की शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं। ये वो शहर है जो देश की सत्ता और कानून का सेंटर है, लेकिन इसी शहर की गलियों में कुछ ऐसी कहानियां भी पनपती हैं जो कानून को सीधी चुनौती देती हैं, और इन्हीं कहानियों में से एक हमें हमारे आज के मौजू तक ले जाती है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। नीरज बवाना के मामले में ये शुरुआत होती है उसके गांव से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वहां के बदलते माहौल ने उसके लिए अपराध की दुनिया में कदम रखने की जमीन तैयार की। नीरज सहरावत, जिसे आज सब नीरज बवाना के नाम से जानते हैं, वो एक बिल्कुल आम परिवार में पैदा हुआ था। पिता बस कंडक्टर थे और परिवार का अपराध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण सा लड़का दिल्ली का सबसे कुख्यात गैंगस्टर बन गया। इसका जवाब ना बवाना गांव के बदलाव में ही छिपा है। औद्योगिकरण हुआ, जमीनों के सौदे हुए और लोगों के पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया। और कहते हैं ना, जहां बेहिसाब पैसा आता है वहां अक्सर अपराध भी अपनी जगह बना ही लेता है। बस यही वो माहौल था जिसने नीरज जैसे कई नौजवानों को एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि स्कूल छोड़ने के बाद नीरज ने कैसे धीरे धीरे अपराध की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया और दिल्ली की क्राइम दुनिया में अपनी पहचान बनाई। पढ़ाई छूटने के बाद नीरज छोटी मोटी चोरियों और झगड़ों में शामिल हो गया, लेकिन 2007 में उसकी पहली गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये वो पल था जब वो पहली बार कानून के शिकंजे में आया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक शुरुआत। कहा जाता है कि जेल अपराधियों को सुधारने के लिए होती है, लेकिन नीरज के मामले में तिहाड़ जेल सजा की जगह नहीं बल्कि एक क्राइम यूनिवर्सिटी बन गई, जहां उसने अपराध की दुनिया में एक बड़ी डिग्री हासिल की। तिहाड़ में ही नीरज की मुलाकात अपराध जगत के बड़े बड़े खिलाड़ियों से हुई। फैजल, नवीन बाली और अमित भूरा जैसे अपराधियों से उसने नेटवर्क बनाना, पुलिस को चकमा देना और डर का कारोबार खड़ा करना सीखा। मतलब तिहाड़ उसके लिए एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया था। और ये बदलाव बहुत बड़ा था। जेल ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि उसे और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल बना दिया। तो जब वो बाहर आया, वो एक छोटा मोटा अपराधी नहीं बल्कि अपना गिरोह चलाने वाला एक सरगना बन चुका था। जेल से बाहर आकर नीरज ने अपना मेन धंधा शुरू किया, एक्सटॉर्शन। उसने कारोबारियों के बीच डर का एक ऐसा माहौल बनाया कि उसके नाम का एक अलग ही टैक्स चलने लगा। उसके निशाने पर कौन थे? दिल्ली एनसीआर के बड़े व्यापारी, सट्टेबाज और बिल्डर। उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो इन लोगों से जबरन वसूली करता था, जिसे अनऑफिशियली नीरज टैक्स के नाम से जाना जाने लगा। उसके आतंक का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। 2012 तक करीब 19 कंपनियां उसके इस उगाही के जाल में फंस चुकी थी। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि उसके बढ़ते असर और खौफ का जीता जागता सबूत है। देखिए, कोई भी बड़ा क्रिमिनल एम्पायर सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं चलता। उसे फलने फूलने के लिए अक्सर पॉलिटिकल सपोर्ट की भी जरूरत होती है, और नीरज बवाना के मामले में भी कुछ ऐसे ही आरोप सामने आए। यहाँ एक कथित राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आता है। आरोप है कि नीरज ने अपने चाचा और पूर्व विधायक रामबीर शौकीन के चुनाव में पैसा लगाया था और बदले में उसे मिला पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, जिससे पुलिस की कार्रवाई उस पर धीमी पड़ गई। जैसे जैसे नीरज का कद बढ़ा, कानून के लिए उसकी बेखौफी भी बढ़ती गई। उसने एक ऐसी हरकत की जिसने ये दिखा दिया कि उसे कानून का कोई डर नहीं था। सोचकर देखिए, दिन दहाड़े दिल्ली के कोर्ट के अंदर गोलियां चलाना। ये घटना दिखाती है कि नीरज का गिरोह कितना बेखौफ हो चुका था। वो तो सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। और उसके अपराधों की लिस्ट तो काफी लंबी है। हत्या, उगाही, जमीन पर कब्जा, अवैध हथियार और ड्रग्स जैसे दर्जनों गंभीर आरोप उस पर लगे। कुछ अनुमानों के मुताबिक तो उस पर 40 से लेकर 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2014 में नीरज को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वो तिहाड़ जेल में है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से उसका एक नया और शायद सबसे हैरान करने वाला चैप्टर शुरू होता है, जेल के अंदर से साम्राज्य चलाने का। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन आरोपों के मुताबिक नीरज जेल के अंदर से ही अपना गैंग चलाता रहा। उगाही, सुपारी लेना और करोड़ों की प्रॉपर्टी सौदे, सब कुछ सलाखों के पीछे से मैनेज किया जाता रहा। इस बात का एक पुख्ता सबूत 2022 में मिला, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक रेड की। इस रेड में एक डायरी बरामद हुई
जिसमें कथित तौर पर गैंगस्टरों को किए गए भुगतान और करोड़ों की संपत्ति का पूरा लेखा जोखा था। तो सवाल यह है कि आज की स्थिति क्या है? कई गिरफ्तारियों और एनकाउंटर के बावजूद क्या बवाना गैंग का नाम और उसका खौफ खत्म हो गया है? हाल ही में लाजपत नगर में हुई गोलीबारी हो या दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रही गैंग वॉर, ये घटनाएं बताती हैं कि ये नेटवर्क आज भी एक्टिव है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो अंत में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक अपराधी के बनने की कहानी है, या फिर ये हमारे जेल सिस्टम, हमारी राजनीति और हमारे कानून व्यवस्था की उन कमियों को दिखाती हैं जो ऐसे अपराधियों को न केवल पैदा करती हैं बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे भी फलने फूलने का मौका देती हैं?